बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, ऑफ कोर्स एक नई मॉर्निंग के साथ। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, आपका दिन अच्छे से गुजरा होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपके दिन को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए दोगे। हमारा कभी कभी बेहतर नहीं होता, लेकिन स्टिल आपका बेहतर करने के लिए हम आ गए हैं और आपको अच्छी खबर सुना देते हैं। मुझे लगता है हमारा दिन उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं होती। उस वक्त तक हमें सब कुछ बेहतर नहीं लगेगा। पॉलिटिक्स भी बेहतर हो जाए तो पॉलिटिक्स भी बेहतर हो जाए, इकोनॉमी पॉलिटिक्स जुड़े हुए आपस में। खैर, अच्छी खबर आपको देनी है आज हमारे पास दो अच्छी खबरें। पहले हम थोड़ा मौसम की बात करें एज यूजुअल। नहीं, पहले मौसम की बात करें। अच्छा चलें, पहले आप पेट्रोल की बात करेंगे। नाजरीनो हाजरीन, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए इजाफा हो गया, कमी हुई। अच्छा, कमी हो गई है। ये खुशखबरी थी, बुरी खबर नहीं। नॉर्मली कमी होती नहीं है ना, इसलिए जनाब 8 रुपए फी लीटर के बाद नई कीमत जो है 262 रुपीज फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। सागदार साहब ने जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कीमतें हैं वो हम कर रहे हैं। डीजल की कीमत में जो 16 मई को 30 रुपए कमी की गई थी और इस बार भी 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 253 रुपीज फी लीटर हो गई। बिल्कुल, मीडिया इंटरेक्शन था, उन्होंने मीडिया में आके बताया। जी बिल्कुल, मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने बताया। और ऐसी खबरें जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो फिर डॉक्टर साहब आके बताते हैं। चले, बताना भी चाहिए। पिछले तकरीबन एक महीने के अंदर ये सिग्निफिकेंट तब्दीली हुई है, तकरीबन 20 रुपए घटा है पेट्रोल, तो अच्छी बात है। अब उम्मीद करते हैं कि इसका जो असर है वो रिटेल मार्केट के ऊपर भी आए। उमूमी तौर पर हुकूमत जब पेट्रोल या डीजल प्राइसेस कम करती है तो जब बढ़ाती है तो फौरन किराए वगैरह बढ़ जाते हैं, लेकिन जब कम करती है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इसको अब इन्फोर्स किया जाए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मकामी हुकूमत है, इंतज़ामिया है, वो इंश्योर करे मुख्तलिफ सब्जी मंडियों में जाके या बसों के अड्डों पर जाके कि अब उनका भी जो डीजल की कमी का असर है वो आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मौसम के बारे में कुछ बात करें तो मौसम कल फिर बेहतर रहा, खुशगवार रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में अच्छे मौसम की अपडेट्स हमें मिली। बारिश भी हुई और ये बारिश के जो सिलसिला, जो स्पेल है, ये जारी है, ये आगे भी चलेगा आइंदा कुछ दिनों के लिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मौसमधार बारिश की वजह से नुकसानात भी हुए हैं। ऑब्वियसली जहाँ ये बारिशें बहुत अच्छे वेदर के लिए होती है, ज़रूरी होती हैं, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली इससे नुकसानात भी हैं। भक्कर हो, मियाँ वाली हो, डीजी खान हो, यहाँ पे भी खासे नुकसानात हुए हैं। जो बिजली का निज़ाम है वो भी इससे मुतासिर हुआ है। आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं। ये भी अनफॉर्चुनेटली वाक़या हुआ है। अब आपको पता है, बागात हों, सोलर पैनल्स हों, लोगों के घरों में अब तो सोलर पैनल्स का बड़ा रिवाज है। उसकी वजह से भी जो कि कन्वीनियंसी का बाइस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बारिशों से, तेज़ बारिशों से वो भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। और पंजाब और दीगर इलाकों में आपको पता है वेदर काफ़ी हद तक प्लेजेंट हो गया है। वैसे लग नहीं रहा था कि जून स्टार्ट हो गया है और अभी तक आप पंखे में रात को it was 21 डिग्री सेंटीग्रेड शाम के वक्त। सो ये बड़ी दिलचस्प बात है। एट द सेम टाइम अलार्मिंग भी है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। इसलिए हम कहते हैं हमें पता नहीं लगता कि इस मौसम पे खुश हो या परेशान हो। इसके बारे में भी मजीद आपको बताएंगे। और एक और अच्छी खबर, आज अच्छी खबरें हैं हमारे पास भाई। पाकिस्तान ने जूनियर एशिया कप का जो फाइनल है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। जूनियर एशिया कप आपको पता है जारी है। पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी और मजमूई तौर पर 7वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ओमान में ये मैचेस हो रहे हैं जूनियर एशिया कप के। इसका दूसरा सेमीफाइनल था। इसमें पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी और पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। शर्ट नंबर 18 पहनने वाले रहमान ने मैच में 3 गोल स्कोर किए। इसी तरह मलेशिया के पैरा बोतंगर जाने, उन्होंने 21वें मिनट में उन्होंने गोल किया और बर्तरी हासिल की। और इसी तरह 42वें मिनट में पाकिस्तान के सुफियान ने गोल किया, मुकाबला बराबर किया। 44वें मिनट में अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान को फिर बर्तरी दिलाई और अगले मिनट में एशिया ने मुकाबला बराबर किया मलेशिया ने। इसी हवाले से मजीद भी आपको बताएं तो पाकिस्तान ने जनाब क्वालिफाई किया इसके फाइनल के लिए। और अब पाकिस्तान फाइनल में भला किससे टकराएगा? भारत, रिवायती हरीफ से टकराएगा जनाब। इंडिया और पाकिस्तान का जूनियर एशिया कप जो है उसका फाइनल होने वाला है, तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। ऑब्वियसली जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, कोई भी मैच हो, पाकिस्तान, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो जूनियर की टीम है ये जीते और भारत के अगेंस्ट जीत गए, हमें डबल खुशी होगी।
अनफॉर्चुनेटली जब भी ज्यादा हम डिस्कस करते हैं ना तो फिर हम हार जाते हैं, लेकिन इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। दे शुड हार्ट आउट, बेस्ट अपना खेले, विदाउट एनी प्रेशर खेले, जीत को जहन में रख के खेले। वो कहते हैं ना, दो डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, एक कि हमने हारना नहीं है और एक कि हमने जीतना है। सो प्ले लाइक आपने जीतना है, तो इंशाल्लाह यू विल विन। इस पे बात करेंगे आपके साथ, आपको आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त हमने बढ़ना है आज की बड़ी खबर की जानिब। सियासत में फिल वक्त टेम्परेचर्स नीचे नहीं आए हैं, सूरत हाल वैसी ही है। देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या है हमारे पास। आपको पता है इस वक्त तहरीक इंसाफ पर इंतहाई मुश्किल वक्त है। 9 मई के वाक़यात के बाद एक ही झटके में तहरीक इंसाफ बिखरने लगी है। पतझड़ का सिलसिला जारी है। सूरत हाल में एक बड़ी पेशरफ सामने आई कि पीटीआई छोड़ने वाले जो फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने सियासत में ब्रेक का जो रोज़ा है वो तोड़ दिया और एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। सियासी तौर पर खासे मुतहरिक हुए हैं। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं को इकट्ठा करने का मिशन शुरू किया और आपस में राबतों का भी आगाज हुआ है। गुज़िश्ता रोज ही तीनों बागी रहनुमाओं ने अडयाला जेल रावलपिंडी में पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक साबिक रहनुमाओं ने शाह महमूद कुरैशी को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की। मीडिया टॉक में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि साबिक रहनुमाओं के दरमियान मुस्तकबिल के लाएअमल को तय करने के लिए राबते शुरू हो गए और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार जो है वो पीडीएम को ठहराया। बिल्कुल, और दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि हुकूमत के लिए हम खुला मैदान नहीं छोड़ सकते, ओपोजिशन की पोजीशन खाली नहीं रहने देंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद ये ख्याल तो आ गया फवाद साहब को। खैर, सियासी मैदान में उन्होंने कहा भरपूर मुकाबला करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों के लिए उनको लेने वालों का जो सिलसिला है वो भी हाथों हाथ जारी है। इस साथ दे और साथ ले वाला खेल चल रहा है। एंड JKT's फेमस प्लेन, जहांगीर तरीन साहब का जहाज दोबारा उड़ान भरी है उसने। हाँ, फेमस प्लेन है ये। हमारी सियासत में इस जहाज का बड़ा जिक्र रहेगा। गुज़िश्ता रोज वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं जी अपने इस जेट के जरिए, और जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 20 से ज़ायद जो सियासी रहनुमा हैं उनसे उन्होंने आते ही मुलाकातें भी कर ली हैं और मुस्तकबिल की लाएअमल के हवाले से तबादला ख्याल भी हुआ है। लाहौर का जो सियासी मैदान है वो जनाब इधर द किंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन जिन्हें कहा जाता है, मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी, उन्होंने डेरे यहाँ डाल लिए हैं। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी का डोर नॉक करना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों ने शमूलियत का ऐलान भी किया है, जबकि मुस्लिम लीग काफ कैसे पीछे रह सकती है। आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनको कोर्ट ने नाअहल किया था बतौर प्राइम मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने भी साथियों समेत काफ लीग में फैसला किया है शामिल होने का। अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है अदालती महाज को लेकर भी। वफाकी हुकूमत के बाद आज ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया है। सो इस तरह हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इस्लामाबाद से लाइव मौजूद हैं, जिनका मैं अक्सर कहता हूँ कि शहर का मौसम तो अच्छा है लेकिन सियासत का मौसम या टेम्परेचर कम होके नहीं दे रहा है इस शहर का और मुसलसल ऊपर जा रहा है। आमिर इलियास राना साहब, कम से कम इस सूरत हाल ने यह तो किया कि हमारी सियासत एक शहर तक महदूद नहीं रही, कहीं इस्लामाबाद में ज्यादा, दूसरी जानिब लाहौर में कुछ मुलाकातें, लंदन से भी खबरें, तो इसका मतलब है हमारी सियासत यूनिवर्सल हो रही है। आप मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। बात सिंपल सी है कि सियासत, मौसम अपनी जगह चलते रहते हैं और सियासत तो गर्म ही रहती है। पाकिस्तान में कब ठंडी हुई, मार्शल लॉ भी हो तो सियासत चाहे ड्राइंग रूम से हो, वो रोड पे हो, वो चलती रहती है। आज जो सिचुएशन है, जो आपने अभी एक अजमाली जायजा भी उसका कर दिया कि जो फवाद चौधरी 16 मई की रात को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, दोपहर को वो गाड़ी से निकल के भाग रहे थे और रात को उन्होंने आके प्रेस टॉक भी हाई कोर्ट के बाहर की और फिर वो सियासत को दागे मुफारकत दे गए और 10 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा शरीफ सर जरदारी के ऊपर बरसते हुए मैदान में आ गए। स्क्रिप्ट उनके हाथ में नया दिया गया है और कि उन्होंने उसे अपनाया या फिर जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, जिस तरह वो लोग को मुखालिफिन को पीटीआई की वजीर के तौर पर ललकारा करते थे, बल्कि वजारत के बाद भी उन्होंने बहुत दफा कहा कि वोट तो इमरान खान का। अब कल वो जब गए हैं तो वो एक बागी रहनुमा के तौर पे और एक नई पार्टी अंदर से विद इन दी पीटीआई निकालने के लिए गए। अब आप देखें कि महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल कराची से आए और जेलम से और रावलपिंडी से आमिर कियानी, उन्होंने भी सियासत से कहा था मैं ला ताल्लुक हो रहा हूँ, और वो वाहिद आदमी थे जो पार्टी के पुराने, जैसे इमरान इस्माइल है उस तरह पुराने कारकुन थे। उन्होंने तो खैर प्रेस टॉक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये शाह महमूद के पास गए क्या से करने, और वो इमाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो समझने के लिए ये काफी है कि इमरान खान से हटके कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं,
विद इन दी पार्टी कितनी हमायत हासिल की जा सकती है कि इमरान खान साहब को समझाया जाए कि आपकी गेम ओवर हो चुकी है और अब आप पार्टी के दीगर लोगों को, जैसे आपने कहा है कि पहले शाह महमूद कुरैशी मेरे, अब मुझे अगर कुछ होता है मैं अरेस्ट होता हूं तो वो होंगे, वरना फिर मुस्तकबिल का लीडर मुराद सईद है। शाह महमूद कुरैशी के साथ जाहिर है इंतजामिया की इजाजत के साथ ये जाके मिले हैं जेल के अंदर और वो हकायक बताए हैं, जो नहीं पता होंगे वो भी बताए होंगे और अपने साथ लोगों के साथ बीती है वो भी बताई होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब वो पिछली दफा भले मानस आदमी हैं, वो कहते हैं ना मुगालते में बैठ के जेल बरो तारीख में, और वो तो बताया गया था कि सीसीपी ऑफिस के बाहर उतार दिया जाएगा तो अब वो डिटेंशन में है। तो एक बिल्कुल क्लियर बात है कि जिस तरह ये पार्टी बनाई गई थी, इसमें जिस तरह को ला के बटालियन स्टाइल में भर्ती किया गया था, उसी तरह अब ये निकल रहे हैं। अब निकल के यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, कोई जरदारी साहब की जो आ रहा है। आमिर साहब, एक बात जो आपने भी खुद भी मेंशन की और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आपने कहा, ऑब्वियसली ये जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं मुख्तलिफ कयास राइयाँ भी जारी हैं, माइनस इमरान खान के हवाले से बात गज भी सुनाई दे रही है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब का पार्टी बनाने के हवाले से, और वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद है उन लोगों की, एक नई पार्टी का आना, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा तहरीक इंसाफ की सियासत को? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेजर हिस्सा रहे हैं, आपने खुद भी कहा, चाहे वो इमरान इस्माइल हैं, शाह महमूद कुरैशी भी अगर कुछ इस तरह का डिसीजन लेते। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ तहरीक इंसाफ? देखिए, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो ओरिजिनल है उसको मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी आप लोगों से बातचीत में कहा था कि कट टू साइज करने का फैसला हुआ है। अब होता ये है कि फैसला करने वाले फैसला करें और जिनके लिए फैसला हुआ है वो कितनी जुर्रत का इजहार करते हैं। नवाज शरीफ के साथ जब यही कुछ हुआ 2017 में कि पहले उन्हें नाअहल करार दिया गया और फिर इमरान खान का जो फरमाइशी प्रोग्राम जो जनरल बाजवा के बकौल कि हर सूरत में उसे जेल में डाला जाए और वो प्रोग्राम पूरा किया गया, और आज इमरान खान ने जो पिटीशन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर की उसमें लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे नवाज शरीफ को निकाला गया। तो दोनों सूरतों में वो बातें साबित हो गई जो नवाज शरीफ के हवाले से कही जा रही थी। तो अब तो कोई चीज छुपी नहीं हुई कि जी आपको हम लेके आए और आप हमसे बिगड़ गए, तो फिर भुगते आपने पॉपुलैरिटी अमरीकी मुखालफत का चूरन बना के बिल्कुल ली। आपने जो बिल्कुल जीरो पे गए हुए थे पीडीएम के अदम एतमाद के बाद, इनकी हुकूमत में आने के बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, वो IMF का मुआहिदा तो इमरान खान तोड़ के गए थे, तो सारी दुनिया को पता है। भुगता इन्होंने जब इन्होंने फॉरेन इलेक्शन नहीं कराई। तो आज इमरान खान साहब समझ भी चुके हैं, वो एक दिन में दो बातें कर देते हैं। कभी वो कहते हैं कि ये लोग रिएक्शन ना करते तो क्या करते, ये मुझे जब रेंजर्स यानी फौज पकड़ेगी तो ये क्या वहां नहीं जाएंगे GHQ और कैंटोनमेंट्स में? क्या को जब सजा हुई तो यही फोर्स नहीं थी जो एयरपोर्ट पे जब वो खुद अरेस्ट होने मरियम नवाज के साथ आए थे, इन्होंने इसी तरह गाड़ियों में डाला? तो क्या नून लीग के लोग कैंटोनमेंट्स या GHQ या कोर कमांडर हाउस में घुस गए थे? ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, एक जानिब तो हम जब ये सारे रहनुमा पार्टी छोड़ से कुछ दिन पहले तो चमगोइयाँ खबरें क़यासार आई ये थी कि शायद कोई जी प्रेशर है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता भी है कि कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये लोग सस्टेन नहीं कर पाए और एक एक दो दिन जेल में गुजारने के बाद सीधा प्रेस क्लब आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकलते गए, जैसा कि कोर्ट्स ने भी मेंशन किया। वो तो चले, अगर मान भी ले फॉर एग्जांपल कि वो कोई प्रेशर था, तो ये नई पार्टी बनाने का भी कोई प्रेशर है? आई मीन छोड़ने की हद तक तो समझ आता है, लेकिन उसके बाद एक्टिव होना और उन्हीं धड़ों का एक्टिव होना जो कि तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक रहे हैं, चाहे वो जहांगीर खान तरीन साहब हों या रिसेंटली PTI छोड़ने वाले हों, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रेशर या स्ट्रैटेजी बैकडोर के ऊपर है या नहीं? ये अब सियासतदान अपना सियासी मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप इन दोनों को मिला के देखें कि मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं अब इतने साल गुजार के 30-32 साल में और क्या करूंगा। तो ये जो सियासतदान है, और इनमें से बहुत सारे फैमिली के साथ सियासतदान है, पुश्तों के साथ चल रहे हैं, ये जिस भी दबाव में आए थे PTI में और फिर ये निकल गए दबाव से, जो ये इजहार भी नहीं कर रहे, स्क्रिप्ट भी बोल रहे हैं, तो इन सब ने फिर जाहिर है इकट्ठे तो होना है कि भाई क्या अब हम जिसको चस्का पड़ जाए ना, जो जिस काम का भी हो, तो बंदा उससे हटता नहीं है पीछे। तो यही बात इन सियासतदानों की है कि अब हम कहाँ जाएं। कुछ लोग, मतलब फवाद चौधरी को तो कोई आर नहीं होगी, बिल्कुल हमारे बड़े अच्छे जानने और दोस्त हैं, मतलब उन्होंने हर पार्टी को चखा हुआ है, सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून ही रह गई है। और वो भी आप ये ना सोचें कि मुस्लिम लीग नून लेगी नहीं और ये वहां जाएंगे नहीं, ये जितनी शद्दोमत से सब कुछ मुमकिनात में नून पे और पीपल्स पार्टी पे किया करते थे, फिर पीपल्स पार्टी में आ गए और पीपल्स पार्टी से निकल के
जरदारी और बिलावल के बारे में इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। कोई आप ये ना समझे कि ये वहां नहीं जा सकते, वो भी और ये वहां जा सकते हैं। ये हमारी सियासत का चलन है और यही है कि यहाँ पे इखलाक, रिवायत, असूल किसी किस्म की सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ती है आप चले जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब जाहिर है अभी नाअहल हैं, उनका कोई पॉपुलैरिटी का तो मेयार नहीं है। उनके पास पैसे हैं, उनको जोड़ तोड़ आता है। इमरान खान के बड़े अच्छे साथी रहे और इस सूरत में जोड़ तोड़ और साथी बन गए कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर में बैठ के पंजाब गवर्नमेंट बना सकते थे। उन्होंने उस वक्त वो प्रेशर उन पे था जो आज इन पे है, लेकिन वो अपने भाई की पार्टी में रहे, खामोश हो गए और आजाद अरकान जो इन्हें फोन करते थे उनको मजबूरन जहांगीर तरीन के जहाज में बैठना पड़ा। ये मैं बात आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो सब चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ के साथ हम चले जाएं और वो पंजाब में गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन वो इजाजत नहीं थी। अब कुछ चीजें शहबाज शरीफ ने कुछ इंटरव्यूज में कह दी, कुछ बातें आ गई कि इनको ऑफर हुई थी वजीर आजम बनने की और इन्होंने इनकार किया कि नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा उस वक्त फिर आखिरी वक्त में यही जो तब्दीली आज लाने की कोशिश हो रही है तो इमरान खान की तरफ वो चले गए। ठीक है, आपने चूंकि जिक्र कर जो याद आ गया कि हमजा शहबाज भी हैं सियासत के अंदर, वो सीएम बने और सीएम बनने के बाद हमें कहीं नजर नहीं आए, लंदन चले गए फिर वापस आए। अब कभी कभार ट्विटर फेसबुक पे उनकी कोई तस्वीरें अपने कुछ फॉर्मर एमएनएस के साथ मुलाकातों की नजर आती हैं। अदरवाइज व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पीएमएलएन इज डूइंग इन पंजाब? जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, तरीन साहब एक्टिव हैं, क्यू लीग एक्टिव है, तहरीक इंसाफ के तो अपने चैलेंजेस हैं। नून लीग कहां खड़ी है? नून लीग को क्या इस बात का इतराक नहीं है कि उनको बहरहाल उनका जो पॉलिटिकल एक स्टेक था वो डैमेज हुआ है पिछले कुछ अरसे में, उनका वोटर डाइवर्ट हुआ है पीटीआई की तरफ? आपको लगता है कि नहीं, दे आर स्टिल कंफर्टेबल है? वो आपको मैं बताऊं, मुस्लिम लीग का जो वोटर है ना वो नाराज हुआ है, वो घर बैठा है। डाइवर्शन की मैं बात अभी इसलिए नहीं करूंगा कि अगर हम आखिरी पैमाना पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन थे जो हमजा शहबाज की वज़ारत आलम में हुए थे, तो उसमें वो सारे वो लोग शामिल थे जो पीटीआई से आए थे और उनको नून का टिकट वादे के मुताबिक दे दिया गया। तो नून के वोटर ने ठीक ठाक रेजिस्ट किया, लाहौर का वोटर बाहर ही नहीं आया। ये नहीं था कि वोटर खत्म हो गया था, नाराज था। फिर महंगाई ने सबको खराब किया है और पॉलिसी के तहत ये लोग खामोश हैं क्योंकि अब फैसला होना है ना कि जैसे इलेक्शन होना है, ये के पास कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। जरदारी साहब को कैंडिडेट्स चाहिए, वो पंजाब के अंदर से हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि जो पावर पॉलिटिक्स अगले इलेक्शन के बाद आए तो उनका पंजाब में भी शेयर हो और विफाक के अंदर भी ठीक ठाक शेयर वो कहें कि एक यही कोशिश हो रही है ना कि कोई एक पार्टी ना हो जिसके पास मैंडेट हो और वो स्प्लिट हो और सब फिर बैठ के देखें जहां पे सब जाना चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक क्या कोई रास्ता बनता है तो वो उसको पावर शेयरिंग को बना लें कि जी ठीक है मुझे इतना हिस्सा इधर से मिल जाए। जैसे इस वक्त पीटीएम बनी हुई है तो कोई आपको इस वक्त आज की सूरत में ये नहीं कह सकते आप कि कोई पार्टी सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। हाँ, फर्क तब पड़ेगा पीएमएलएन को, जो फायदा होना है वो है नवाज शरीफ की आमद का। वो कब आते हैं जाहिर है वो देखेंगे कि आज की जो अदलिया है जो इमरान खान के लिए 2 दिन वेट भी करती है, 16-16 जमानतें, 12-12 जमानतें भी दे देते हैं, हर बंदे को दे देते हैं और ये पीएमएलएन के साथ नहीं था। सिर्फ एक जस्टिस अतहर मिनल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की केस में जब वो सजा हुई थी तो वो सजा मुअत्तल की थी। तो आपको अंदाजा होगा उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब ने इतना लंबा चौड़ा डांट भरा फैसला लिखा कि जी जमानत ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए और फिर 60 जर्नलिस्टों के सामने कहा कि मेरी भी फैमिली है, अतहर मिनल्ला ने कहा। और फिर जमानतों का सिलसिला आम केसेस में भी नैब के यानी सजा वाले नहीं वो बंद हो गया था। 2-2.5 साल के बाद मुस्लिम लीग नून को जमानत मिलती थी। बिल्कुल दोनों पार्टियों ने ये रियलाइज किया कि नैब का ड्रैकोनियन लॉ हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। अब हम दोनों पे हुआ है तो उसको वो ठीक और होना भी चाहिए था कि एक ड्रैकोनियन लॉ है कि 90 दिन के लिए आपको छोड़ दें और जमानत कत्ल के केस में अवेलेबल है आपके पास, नैब नहीं है। अच्छा, तो वो आमिर साहब ये आपने अदालत का जिक्र किया, अब ये अदालती महाज पे भी जो फिलहाल हमें सूरत हाल नज़र आ रही कुछ अच्छी या हौसला अफजा नहीं है। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हुकूमत हो, दोनों के दरमियान हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक तनाव सी सूरत हाल है, कुछ बयानात भी हैं और अब ये ऑडियो लीक्स का जो मामला है इस पे भी इसके बेंच पे भी एतराज़ उठाया गया। आपको लगता है कि जजेस के या बेंचेस के ऊपर एतराज़ उठाना ऑब्वियसली ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है, चाहे वो कोई भी जमात है, चाहे वो हुकूमती जमात है, तहरीक इंसाफ है, जिसके हक में जो चीज़ होती है वो उसको एक्सेप्ट करता है, अगर नहीं होती तो उस पर एतराज़ उठा देते हैं। हाउ डू यू सी दैट? देखें ये बात बिल्कुल ठीक है, जजेस पे एतराज़ात भी उठते हैं और जजेस की मर्जी होती है चॉइस कि वो फैसले में बैठे या ना बैठे। लेकिन अरसलान इफ्तिखार के केस में इफ्तिखार चौधरी साहब को हर सूरत में उठना पड़ा।
अब यहाँ पे जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब पे वफाकी हुकूमत ने, इन पे जस्टिस उमर अता बंदयाल पे वफाकी हुकूमत ने कोई बैकडोर से नहीं कोई राब्ता किया, डायरेक्ट लिख के भेजा है कि आपको नहीं बैठना चाहिए, आप पे हमें इतराज है। यही बात जस्टिस फायद ईसा ने जब ऑडियो लीक्स कमीशन की जो तहकीकात का स्टे हुआ उसके ऊपर कहा कि इन 3 जजेस को तो बैठना नहीं चाहिए। फिर कभी खबर आई कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की के खिलाफ जो शिकायत हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स को भिजवा दी गई हैं कि आप बताएं राय क्या है। मतलब प्रेशर आया है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जस्टिस कयूम को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ एक ऑडियो लीक आई थी, ना उसका कोई फॉरेंसिक हुआ ना कुछ हुआ, फैसला भी रिवर्स हुआ और वो रिजाइन भी कर गए थे। लेकिन आज ये कमाल है कि आप चाहे ऑडियो लीक में आ रहे हो, आपकी फैमिली डिस्कस कर रही हो और आप लोग बैठे हुए हो, तो ये आता है इखलाकी उसके ऊपर। और वो चीफ जस्टिस मोहतरम जिनकी सितंबर में रिटायरमेंट है, मेरा ख्याल है उन्हें बड़ा स्टेप लेना चाहिए। वो फुल कोर्ट में, बेशक वो पब्लिक कोर्ट ना करें, फुल कोर्ट इजलास कर लें, बोर्ड रूम में कर लें, अदालत में ना करें। लेकिन एक तो उन्होंने 2 जज नहीं लगाए हुए, जो बड़ी अजीब गरीब बात है कि आपकी चॉइस के जज नहीं मिल रहे तो आप नहीं लगा रहे। आप एक चपरासी को भर्ती नहीं होने देते इश्तिहार के बगैर और जजेस आप चॉइस से लगाना चाहते हैं, तो ये गलत बात। आपको मसला इंडोर हल करना चाहिए, वरना जो कुछ आपके ब्रदर जजेस ने कोर्ट में बैठ के करना शुरू कर दिया है तो जाहिर है आपकी नेक नामी जो आप कहते हैं मैं इतने साल से जुडिशरी में हूं, तो फिर आप फंस गए हैं ना उसके अंदर। ठीक है। अब आज भी एक बड़ा केस जिसको उन्होंने कानून बनने से पहले जो आज 12:15 बजे डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ आइन में कि इसकी ताकत खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है। ठीक है आमिर इलियास राना साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर और साथ जो जुडिशरी के अंदर इस वक्त सूरत हाल है उस पर अपना तजिया दे रहे थे। उम्मीद है कि आपने सुना, अब आप फैसला कर सकते हैं कि आगे मामला किस जानिब जा रहे हैं। हम आपको आगाह करते रहेंगे इस बारे में। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, वकार अहमद मलिक साहब जो हमारी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा और अक्सर स्टूडियो में कम पाए जाते हैं, सड़कों पे और सिल्क रूट के ऊपर ज्यादा पाए जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते स्कर्दू रोड पर इस वक्त सफर कर रहे हैं और सफर शर्त की मुख्तलिफ एपिसोड्स, नया सिलसिला एक रिकॉर्ड करने के लिए इस वक्त बाहर है। तो हमने कहा कि जरा उनसे हम बात करें इसी बारे में। बिल्कुल, इनसे पूछ लेते हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम स्कर्दू रोड। वकार भाई थैंक यू वेरी मच। कहाँ फिर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, किधर होते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम इमरान, अस्सलाम वालेकुम अरमला, बहुत शुक्रिया। मैं स्कर्दू रोड पे हूँ और ससी गांव है। ससी गांव से कुछ 4 किलोमीटर आगे शटूट आता है। शटूट जो है वो अपनी एक आबशार के हवाले से और यहाँ से हरामोश का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है, उस हवाले से मशहूर है। और पस मंज़र में जो इंडस बह रहा है, इसकी अपनी खूबसूरती है, इसकी अपनी एक मौसीकियत है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और इधर से एक नाला आ रहा है। सो बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और मेरी मुलाकात हुई है इकबाल भाई के साथ। मेरे पस मंज़र में इस वक्त अश्तर बैठे हुए हैं, अश्तर गुई हैं जो कि 2016 में मुस्तनसर हुसैन तार साहब को, और मैं भी उनके साथ था, तो हम हरामोश गए थे। और हरामोश पे कुतवाल झील है और ये पूरा ट्रैक जो है, ये तमाम बंदोबस्त जो था वो अश्तर ने किया था। और मेरे साथ जो इकबाल भाई हैं, इनको शोहरत मिली इनकी एक वीडियो के हवाले से जिसमें इन्होंने एक गोरे को रहनुमाई की थी और उस हवाले से लाखों व्यूज़ और बहुत वायरल हुई थी। और गोरे की इन्होंने रहनुमाई की थी गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से। और इनकी जो कैप टेढ़ी पहनते हैं, ये आखिर पे इनसे पूछेंगे इसमें भी कोई ख़ास मीनिंग है। बहरहाल वो आपको आखिर में बताते हैं। सबसे पहले इकबाल भाई आप ये बताइए कि वो क्या था, वो वीडियो मैंने देखी, बहुत मज़े की थी, तो वो क्या गोरा कौन था और आपने किस तरह रहनुमाई की, और मतलब कैसे आप उसकी आपने रहनुमाई कैसे की? असल में मैं अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वो गोरा आ गया, गाड़ी से उतरा, बहुत से लोग बैठे हुए थे। उसने मेरे साथ इंटरेस्ट लेकर कहा हाउ आर यू मिस्टर का। मैंने कहा आई एम फाइन, पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ। तो उसके बाद उसने चुप रहा, तो मैंने कहा इसको प्रमोट करना ज़रूरी है क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैंने कहा इज़ ए नॉट स्पीकिंग यूर इंग्लिश माई प्रॉब्लम का। उसने कहा माई कंट्री इज़ ए मैं भी गोरा था बरतानिया का। तो उसने फिर चुप हो गया। फिर मैंने कहा ही इज़ ए बल्तिस्तान वेरी एंड ब्यूटीफुल, कहा, वो हंस पड़े। फिर मैंने उसको कहा ही इज़ द पीपल ऑफ बल्तिस्तान वेरी
बेस्ट है। उसने कहा यस। फिर वो थोड़ा हैरान पड़ गए, गोरे ने बात की जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने उसको फील नहीं कराने के लिए, क्यों वो हमारे पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मेहमान थे, इसलिए मैंने उसको फिलफोर कहा कि इसको यानी उसके चेहरे में मैंने देखा तो वो थोड़ी सी हैरानकुनी उसको मुझे नज़र आई, तो मैंने उसको कहा ही इज़ माई स्टूडेंट। फिर उसके बाद वो खुश हो गए। खुश You also said कि from Alam Bridge to Shatut something. Yes, he is area. He is a very beautiful area. He is a Ramosh. He is Alam Bridge. Alam Bridge too. He is a Shatut. His area is a waterfall. Yeah. He is a beautiful waterfall. Beautiful waterfall. Ibex, Sono leopard, James. His area is a. It's beautiful. Very beautiful. जबरदस्त वकार भाई, बड़ी जबरदस्त सॉरी कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है। इससे पहले कि हम जाएं, एक तो आपका सफर अल्लाह करे अच्छा गुजरे, साथ ये आप बताना भूल गए हैं अभी तक, वो बेताब है जानने के लिए, इकबाल भाई ने ये कैप इस तरह क्यों पहनी हुई है? हाँ, ये तो बिल्कुल हमने लाजमी बात पूछनी है। ये बताइए इकबाल भाई, हमारे जो एंकर्स हैं जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ के लाहौर में बैठे हुए हैं, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो कैप आप बड़ी मतलब ये बड़ा स्टाइल है, ये स्टाइल आपको कैसे आपके ख्याल में आया, या ये शुरू से आपने ये स्टाइल अपनाया हुआ है? असल में मेरे मोहतरम वालिद साहब भी चेयरमैन भी रहे हैं, टोपी वो भी इस तरह मतलब टेढ़ा करके पहनते हैं। मैं स्पेशली तौर पर टेढ़ा ज़्यादा इसलिए करता हूँ ये टोपी, क्योंकि मैं GB गिलगित बल्तिस्तान का किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं हूँ। भाई ये चेक करें कि कितने गहरे मीनिंग हैं, कितनी गहरे मानी है इस टेढ़ी टोपी में। और इमरान, मुझे नहीं मालूम आपके बैंक के साथ क्या मामला चल रहे हैं, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप ये टोपी टेढ़ी करके नहीं पहन सकते। इकबाल भाई के हालात, और ये टोपी टेढ़ी करके कोई किसी बैंक के डिफाल्टर नहीं होते। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, अभी हम मजीद घूमेंगे यहाँ पे। और शटूट इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया, क्या बात है भाई। अल्लाह पाकिस्तान के सभी लोगों को ये टोपी उल्टी पहना है, कोई डिफॉल्टर ना हो। हम पहन नहीं रहे। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हम इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि बजट की आमद है हुकूमत के लिए। अभी तक IMF प्रोग्राम की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। जो प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए और IMF की तरफ से शर्तें और मुतालबात आने का सिलसिला जारी है। IMF ने जी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर एक्सचेंज रेट में फ़र्क खत्म करने का मुतालबा किया है, जबकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी IMF के मुतालबात बरकरार हैं। जबकि IMF ने यह भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के लिए अपनी सियासी तनाज़ात को आइन में रहते हुए हल करना पड़ेगा। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने IMF मिशन के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि IMF से डील ना हुई तो वज़ारत ख़जाना आंखें बंद करके नहीं बैठेगी। हर वक्त प्लान भी मौजूद होता है, लेकिन हमारी तरजीह जो है वो IMF प्रोग्राम की बहाली है। बिल्कुल, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्होंने कहा पाकिस्तान चल रहा है, मईशत चल रही है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। उन्होंने मजीद ये भी वाज़ेह किया कि कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से जो शराइत हैं उनको काबिल अमल करार नहीं दिया, लेकिन ये ख़ास तौर पर जो पोलिटिकल मामलात हैं। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी हम प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराते हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि उम्मीद है कि नए बजट से पहले जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाएगा और 30 जून को IMF प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आयशा गौस पाशा साहिबा ने यह भी कहा कि नए माली साल का जो बजट है इलेक्शन ईयर बजट होगा और नया बजट 9 जून के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। नए बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और कोशिश होगी कि आम आदमी पर मजीद बोझ ना डाला जाए। IMF पाकिस्तान को टारगेट सब्सिडी की इजाज़त देता है, हुकूमत इसके हवाले से पूरा एतमाद है और कौम को तसल्ली दे रही है इस वक्त पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। कल भी हमने इस पर बात की थी, जो स्टेटमेंट इसहाक डार साहब ने दी थी। सो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं।
हैं, उनसे जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप माइन किया। IMF का ये काम तो जरूर है कि वो मईशत के अंदर जो खामियां हैं उसको पॉइंट आउट करे और बताए कि आप इन ग्राउंड्स की ओर अपनी मईशत को ठीक करें। उसमें आपके टैक्स के मामलात हो सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है, आपकी इंटरनल बहुत सारे ऐसे लॉसेज है जो आप कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहना चाहिए इसको, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो एक शिक IMF ने सामने रखी है, क्या वाकई अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या नहीं, ये भी रिलेट करती है हमारी मौजूदा सूरत हाल के साथ। IMF ने कुछ बुरा नहीं कहा, आप इसको कैसे देखना है? जी शुक्रिया इमरान। IMF की स्टेटमेंट पे तो IMF के तर्जमान ही बता सकते हैं कि उसका सियाकुस बात क्या है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जब विजिट किया था चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद का, तो तकरीबन कुछ मिलती जुलती बात उन्होंने भी की थी। सियासी इस्तेहकाम के बारे में उन्होंने बात की थी। मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में आएगा। अगर आप एक एक्सटर्नल स्पेक्टेटर होकर देखते हैं तो ये शायद इस तरह के बयान जो कि हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से या हमारे हमदर्दों की जानिब से आ रहे हैं, वो बेवजह नहीं लगते, क्योंकि जो हमारे आईनी इदारे आपस में एक वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नजर आते हैं। हमारी आला अदलिया और पार्लियामेंट, वो एट टाइम्स लगता है कि एक दूसरे के साथ वो मुतज़ाद नौयत के बयान दे रहे होते हैं। आला अदलिया को आप देखें तो विद इन सुपीरियर जुडिशरी अगेन आपको कुछ इख्तिलाफात नजर आते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी जो अनसर्टेनिटी है वो शायद इन दो अदारों के आपस के राब्ते और होने या ना होने की वजह से पैदा हो रही है। तो अगर आप एक्सटर्नल फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आप पाकिस्तान के कोई दोस्त मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान को रोल ओवर देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाह रहे हैं, या IMF है, तो ये चीज़ें इस वक्त मैटर कर रही हैं। और ये इनका आगाज शुरू हुआ था, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन टाइम पे होने हैं नहीं होने, अगले इलेक्शन के बारे में क्या होना है, और उस पर फिर जो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन थी आईनी इदारों की, तो वो जाहिर है कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो बनेगा जो भी आपका लेटर होगा, तो वो उस पर चाहे वो दबे लफ्ज़ों में बात करें चाहे खुल के बात करें, यानी उनका कंसर्न तो है एंड इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल अनसिटी है उसका बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक है, चाहे वो इकोनॉमी या दीगर मामलात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी हम IMF के हवाले से बात करें, इस प्रोग्राम की बहाली जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा देने की ज़रूरत एक बहुत ज़रूरी एक अमल है ऑब्वियसली, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। और आपको क्या लगता है, आपके जो नया बजट भी आएगा IMF के प्रोग्राम बहाल होने के अगर बगैर भी आता है, तो इसके लिए, इस बजट के लिए हाँ आवाम को जिस तरह रिलीफ देने के हवाले से बात की जा रही है, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा या मजीद प्रेशर ही आएगा पब्लिक के ऊपर इस सारी सूरत हाल में? देखिए, रिलीफ से मतलब यह है कि आवाम के लिए कुछ खुशी की खबरें हों, जो कि उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि आपके पास आमदनी इतनी हो कि आप उसको स्पेंड कर सके आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक। यानी ये बजट ऐसी है जैसे हम घर का बजट बनाते हैं, और जो भी हमारी आमदनी होगी उसी हिसाब से हम अपने फैमिली मेंबर्स की ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर सकेंगे। अगर आमदनी नहीं होगी तो जाहिर है कि हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उन चीज़ों को जो कि मस्ट है, और बाकी को हमें कहना पड़ेगा कि अच्छे वक्तों के लिए ज़रा इसको संभाल रखिए। अब जब मुल्कों के बजट बनते हैं तो या आमदनी बढ़ा ली जाए, अगर आमदनी नहीं बढ़ती तो अखराजात जो है वो देखा जाए कि गैर ज़रूरी अखराजात कौन से उनको कम किया जाए। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके पास 212 के करीब खसारे में चलने वाली सरकारी कंपनियां हैं, PIA, रेलवे, स्टील मिल, डिस्कोस, क्या हम उनके खसारे जो है वो कम कर सकते हैं या उनको रिवाइव करने की बात कर सकते हैं। इसी तरह से जो 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो कि सूबों को तकवीज़ कर दिए गए फंक्शन, क्या उनको हम वफाक से उनके फंक्शंस को और उनके बजट को मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या हम अपनी जो पेंशन्स हैं, जो एक नया सर्कुलर डेट शुरू हो रहा है, क्या उसको किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट पे लेके जा सकते हैं? तो अगर कुछ इनोवेटिव चीज़ें जो कि ज़ाहिर है इलेक्शन ईयर में नहीं की जा सकती, अगर वो होती हैं तो IMF हो या ना हो, हुकूमत के पास इतना क्वेश्चन आ सकता है कि वो टारगेटेड सब्सिडी जो है दे सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर है कि फिर रेवेन्यू की मद में टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होंगे। अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं तो वो उन सब पे लगेंगे जिनको कि टैक्स नहीं देना चाहिए, और
वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, यानी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में अगर हम कुछ देते भी हैं तो शायद को बहुत ज्यादा उसमें रिलीफ पॉसिबल नहीं होगा। जो दूसरा सिनेरियो है वो यही है कि IMF अगर हम उससे मायूस हो जाते हैं या लगता है कि IMF अनरीजनेबल हो रहा है, तो फिर हम एक ऐसा बजट हुकूमत दे सकती है इस वक्त जो कि IMF की जो शराइत है उनसे आज़ाद हो, वो एक प्री इलेक्शन बजट हो, एक बड़ा वो यूटोपियन बजट हो, लेकिन वो फिर अनरियलिस्टिक होगा। फिर PDM हुकूमत में आए या कोई भी आए, उसको आने के फौरन बाद एक मिनी बजट दे के उसमें करेक्शंस करना पड़ेंगी। और हमारे साथ ये इन द लास्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट से होता है, आप तो मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। अच्छा, कभी कभार एक जुमला, चाहे वो चेयरमैन PTI का एब्सोल्युटली नॉट हो या इसाक डार साहब का आई डोंट केयर हो, बड़ा कॉस्ट करता है पाकिस्तान की मईशत को। एक तो क्या ये वही जुमला है जो अब तक कॉस्ट कर रहा है? डॉक्टर साहब, नंबर 2, ये हमेशा गवर्नमेंट प्लान बी की बात करी। आयशा पाशा साहब ने भी कहा कि देयर इज अ प्लान बी, इसाक डार भी कह रहे थे जब प्लान बी है तो प्लान ए में बार बार क्यों जा रहे हैं? फिर इट मींस प्लान बी इज नॉट वर्केबल समहाउ। नहीं, देखिए, एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए प्लानर, आपके पास प्लान बी, प्लान सी तो होना चाहिए। जाहिर है कि आप IMF, जैसा कि आयशा साहब ने भी फरमाया कि पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट जरूरी है आपको बाकी इदारों से डील करने के लिए। वर्ल्ड बैंक, ADB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इवन चाइना, सऊदीया भी अब लेटर ऑफ कंफर्ट की बात करना शुरू हो गए, तो वो तो जरूरी है। तो जाहिर है कि हुकूमत अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो हाथ पे हाथ धरे रख के तो नहीं बैठ सकेगी, मुल्क तो चलना है। तो उसके लिए फिर प्लान बी और प्लान सी। प्लान भी यही हो सकता है कि आपके जो इमीडिएट कर्जे हैं वो हमें चाइना को वापस करने हैं, तो फिर वो चाइना के साथ जो हमारी डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, वो हो सकता है प्लान बी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी मईशत के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हुकूमत क्या प्लान ए पे स्टिक रहेगी, प्लान बी पे जाएगी, सूरत हाल क्या, इस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बजट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसर्न पाकिस्तानी अवाम के लिए कि उसमें क्या दे सकती है हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को सिवाय झटके के। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जी को और एक्सप्रेसो हीरो से, चैंपियन भी कह सकते हैं इनको। साजिद सदपारा हमारे साथ मौजूद हैं। सदपारा नाम जब भी आता है तो आपको याद तो आता होगा, अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त उन्होंने बगैर ऑक्सीजन दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया है। हमने आपको आगाह किया था इस खबर के हवाले से। इसके अलावा अन्नपूर्णा, K2, मिनास्लो G1 और G2 भी बगैर ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं। सतपारा का हदफ बगैर ऑक्सीजन 8,000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ जो हैं उनको सर करना है। लेकिन इस वक्त भी स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से शिकवा को ना है, और ये शिकवा हमारे इन स्टार्स को रहता ही है कि उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। इस वक्त साजिद हमारे साथ ऑल द वे लाइव खटमंडू से मौजूद है। बिल्कुल साजिद, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप डेफिनेटली अपने वालिद के मिशन को लेकर चल रहे हैं और जब भी सतपारा नाम सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है। आप अपनी इस समिट के हवाले से बताएं, बगैर ऑक्सीजन के करना कितना चैलेंजिंग था? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट है, इसको विदाउट ऑक्सीजन समिट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। और स्पेशली इस साल मेरा कोई इन शेड्यूल प्लान तो नहीं था, लेकिन जब मैं अन्नपूर्णा समिट करके उस विजिट के लिए एवरेस्ट बेस कैंप पे चला गया था, तो एक वालिद के दोस्त थे जो एक नेपाली क्लाइंबर निम्सटाई, तो उन्होंने कहा कि साजिद क्या प्लान है? तो मैंने कहा कि अभी अन्नपूर्णा समिट क्या इधर आया वो निम्सटाई, तो मैं मकालू जा रहा हूँ। कहा उसको कोई दूसरा दुनिया का कोई फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन था, उसका प्लान था। तो उसने कहा कि एवरेस्ट क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने कहा कि थोड़ा एक्सपेंसिव है निम्सटाई, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं थोड़ा स्पॉन्सर से कोई स्पॉन्सर लेके अगर ट्राई करूँगा। तो उसने कहा कि मेरी निम्सटाई फाउंडेशन है तो उसके थ्रू मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो उसके बाद मेरा एवरेस्ट का प्लान बना जी। अच्छा साजिद, दुनिया भर में मॉडल क्या है? जैसे अब क्रिकेट के अंदर कोई स्पॉन्सर आता है तो क्रिकेटर्स उसकी जर्सीज पहनते हैं, इश्तारात आते हैं, मीडिया प्रोजेक्शन मिलता है। ये जो माउंटेनियर्स होते हैं, कोपैमा, इनके स्पॉन्सर्स का मॉडल क्या है जो दुनिया में फॉलो होता है, अगर पाकिस्तान में भी वो हो सके? यानी कि स्पॉन्सर्स को कैसे फायदा होगा अगर वो आपके साथ खड़े हों?
नहीं, अभी इसमें ये है कि अभी जो निम्स दाई, जो उसकी निम्स दाई फाउंडेशन से उसने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो जाहिर बात है उसका जो बैनर है, जो वॉल के टॉप में मैंने उसका बैनर की पिक्चर्स ली, और अपने जो सूट क्लाइंबिंग गियर्स होते हैं उसमें जिस तरह की किट में वो उसके स्टिकर्स और वो लगाते हैं, लोगोस लगाते हैं, हम उसी तरह अपनी जो क्लाइंबिंग किट में उनके लोगोस लगाते हैं। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम काफी फेमस है जो एडवेंचर एक्टिविटीज में, तो उसमें काफी हम उनके एडवर्टाइजमेंट और उनकी वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करते हैं हिसाब से। ओके जबरदस्त। अच्छा साजिद, ये भी बताइए आपका प्लान है कि आपने 14 बुलंद तरीन चोटियों को सर करना है, बगैर ऑक्सीजन के करना है। बगैर ऑक्सीजन के करना ऑब्वियसली इतनी हाइट के ऊपर जाना, और जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि माउंट एवरेस्ट सबसे टॉप पॉइंट है, वहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होता है। ऑब्वियसली चैलेंजेस दीगर के साथ ये एक ऐड ऑन हो जाता है। सो ये प्लान आप इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे आगे जाके भी, और आपने भी किया भी है? हाँ जी, क्योंकि मेन जो हाई एल्टीट्यूड में मेन थिंग होती है विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग होती है, क्योंकि इस साल ही कोई 1000+ क्लाइंबर्स थे एवरेस्ट में, उसमें से अभी मैं ही कंफर्म हूँ ओनली एवरेस्ट समिटर ऑफ दिस सीजन विदाउट ऑक्सीजन। बाकी सब ना ऑक्सीजन यूज करके कोई 700-800 समिट्स हुई हैं। तो क्योंकि मेन थिंग जो 1000 से अबव जाते हैं तो डेथ जोन कहलाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी मसले मसाइल होते हैं, फ्रोज बाइट, हेलुसिनेशन, एडिमा, और ये लाइफ टाइम आपको इफेक्ट करती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन जब आप क्लाइंब करते हैं तो आपकी ब्लड और आपकी बॉडी में एक इसका असर रहता है लाइफ टाइम के लिए। सम टाइम ब्लड कैंसर के इश्यूज आते हैं। लेकिन रियल जो एडवेंचर क्लाइंबिंग में, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर क्लाइंबिंग है, अगर आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं, इन केस आप वेस्ट विदाउट ऑक्सीजन करते हैं, तो दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि अभी तक तो 5000 लोगों ने क्लाइंब किया विद ऑक्सीजन, और विदाउट ऑक्सीजन ऑलमोस्ट अभी 200 के करीब अभी इनका जो काउंटिंग पहुंच गई नंबर्स में, 200 के करीब लोग विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया है। वाह, तो आप बड़े टफ आदमी हैं आप, हमें पता है। जी साजिद भाई, क्योंकि हम विदाउट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो लोगों का कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपेरेबल है। क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ही मेन थिंग है हाई एलिवेशन में। तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते तो आपको लगता है कि आप तो इधर खट्टानों में या उधर उस मार्गवा हिल्स में क्लाइंबिंग चल रहे हैं, उसी तरह ही है कि आप ऑक्सीजन के साथ क्लाइंबिंग करते तो ऐसा ही होता है। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि आप बड़े टफ आदमी हैं। आप अपने अब्बा की तलाश में भी गए दोबारा से, आपने बड़े टफ कंडीशंस के अंदर, पहले जब वो क्लाइंब कर रहे थे आप उनके साथ भी थे, तो यू गॉट अ इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी। आई मीन जब भी आप कभी अपने हवाले से कुछ लिखेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्री आप पे बनेगी, तो आप बड़े तल्ख और एट द सेम टाइम बड़े एडवेंचरस तजर्बात से गुजरे हैं। तो लगा नहीं कभी माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन जाते हुए कि यार साजिद क्या कर बैठे हो, वापस चले जाओ, या अब नहीं होगा मुझसे? कि विदाउट ऑक्सीजन मैंने जब एवरेस्ट को क्लाइंब किया, क्योंकि मेरे साथ काफी वो 2-3 क्लाइंबर्स थे, कोई मेरे दोस्त, उन्होंने भी तो ऑक्सीजन एवरेस्ट और वो से एक दुनिया का बहुत हाई माउंटेन दोनों साथ जुड़े हुए, दोनों क्लाइंब करके बेस कमाए, उतार आदत है। मैं विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट क्लाइंब करके बेस कम मैं 2-3 दिन सही चल नहीं पाया। अच्छा, इतनी मेरी इतना एग्जॉस्ट हो गया था। स्पेशली जब मैं समिट एरियाज पे पहुंचा, तो क्योंकि मेन चीज आपको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते तो माइंड सही काम नहीं करता है, तो उस वजह से काफी आपका मिस्टेक भी होती है, अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी एक्सपीरियंस था, और मैं इस साल रिसेंटली अन्नपूर्णा जो वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन, उसको अप्रैल में मैंने समिट किया था। उस वजह से फिजिकल फिटनेस और एक्लिमेटाइजेशन जो मौसम पजरी जो होती है पर आपको थोड़ा एडजस्ट होता है एल्टीट्यूड में, तो काफी मैं फिजिकली फिट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी अच्छा रहा एवरेस्ट का जो विदाउट ऑक्सीजन जो। तो साजिद, कितना टाइम लगता है बगैर ऑक्सीजन के बाद जब आप समिट करते हैं अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए? ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो रहता है। हाँ, इसमें अभी यंग जो अभी हम जैसे यंग लोगों को कम से कम 1 हफ्ता लगता है, क्योंकि मैं 1 हफ्ता मैंने रेस्ट किया था बेस कम, उसके बाद मैं थोड़ा प्रॉपर उसका वो रिकवर हो गया। राइट, सो साजिद चले, हमारा बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। इन दी एंड लास्ट 20 सेकंड्स, यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहें? नौजवान ज्यादा वक्त मोबाइल पे गुजारते हैं, आप एक बड़ी अच्छी बड़ी इंस्पिरेशनल शख्सियत हैं, आप कुछ कहें नौजवानों को? जी, मैं यंगस्टर को यही पैगाम दूंगा कि आप जिस फील्ड में हम मेहनत करें, दिल से करें। और आपने कहा कि मोबाइल अभी एक हर यंगस्टर ही मोबाइल काफी मसले मसाइल अभी बनते हैं, क्योंकि आपका माइंड एक फोकस रहता है, दुनिया से बेगाना हो कि आप किसी कमरे में मोबाइल लगे होते हैं। स्पेशली हमारे पाकिस्तान में आप ट्रेकिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नई जगहों को,
क्लाइंबिंग में आना चाहे तो काफी अपॉर्चुनिटीज हमारे पाकिस्तान में 5 दुनिया के 8000 से बिल्कुल ठीक। साजिद, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जब भी लाहौर आएंगे स्टूडियो में आप इंशाल्लाह मेहमान होंगे, जरूर आइएगा। और जबरदस्ती साजिद सतपारा जिन्होंने ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट को सर्च किया है, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। एंड वंस अगेन वी अपील के स्पॉन्सर्स को के साथ खड़ा होना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब आपके साथ हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि दुनिया में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 बिलियन से ज़ायद अफराद माजूरी का शिकार हैं। ये तादाद दुनिया की तकरीबन 15% आबादी के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है UNDP, इसके फराहम करदा अंदाजे के मुताबिक ये आदाद शुमार बताते हैं कि तकरीबन 6.2% पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी माजूरी का शिकार है। और में से अक्सर अफराद जो माशरे की सितम ज़रीफ़ी है, हुकूमती बेहिसी कहें, इसकी वजह से ज़िंदगी कसमापुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और यहाँ पे जो अफसोसनाक अमर है वो ये है कि ऐसे अफराद के लिए जो सहूलियात हैं उनको मद्देनज़र रखना, तालीम से लेकर जो दीगर मामलात ज़िंदगी हैं जिसके तहत वो ज़िंदगी गुजारें, तमाम सहूलियात को मुमकिन बनाना ऐसा लगता है कि अब तक किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। मगर जनाब, ये जो डिफरेंटली एबल लोग हैं ना, ये अपने आप को मनवाने में कमाल रखते हैं। बहुत सारी ऐसी खुसूसियात रखते हैं जो शायद हमारे अंदर भी मौजूद ना हो और कभी हम भी उनको उस तरीके से प्रैक्टिस ना कर पाएँ। आज हमने आपकी मुलाकात उन्हीं ख़ास लोगों से करवानी है जो जर्मनी की मेज़बानी में पहली बार होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए बेताब हैं। और रवां माह जर्मनी के अंदर जो दारुल-हुकूमत बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स हैं, इसमें 117 खिलाड़ियों और 30 कोचेस पर मुश्तमिल एक पाकिस्तानी दस्ता है जो कि 12 जून को जर्मनी जा रहा है और इस इवेंट में 17 से 25 जून तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। और इन गेम्स में दुनिया भर से तकरीबन 7,500 अफराद जो खुसूसी खिलाड़ी हैं वो शिरकत करेंगे। आज हमने सोचा कि इन खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात करवाएं और हम इनके लिए अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ इनको रुखसत करें और ये वहाँ से जाएं, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और इसी के लिए आज हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सा पैनल है। हम कराची और इस्लामाबाद से मुख्तलिफ मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं जो इस इवेंट का हिस्सा होने वाले हैं। इसमें एथलीट स्पीच भी हैं और उसके अलावा जो इसकी प्रोग्राम डायरेक्टर साहिबा हैं, देन ब्रांड एम्बेसडर, वी हैव लॉट ऑफ पीपल। हमने कभी अपनी स्क्रीन पे इतने ज़्यादा कलर्स नहीं देखे हैं इतने सारे लोगों के, तो वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। सबसे पहले तो हम तारुफ करवाएंगे पाकिस्तान का नाम, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो, मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑस्कर्स हो, हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बहुत बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट किया। ये है सरवत गिलानी साहिबा जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की। इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सरवत गिलानी फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल, राइट? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वी आर मोर देन डूइंग वेल। हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम बहुत ही पुरजोश एनर्जी के साथ आज यहाँ आए हैं। डेफिनेटली वी कैन सी दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। उसके साथ साथ जी हमारे साथ फरखंदा जबीन होंगी, नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। देन वी हैव विद अस सलीम बाबर साहब जो कि यूनिफाइड पार्टनर हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। हानिया मुबशर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी यूनिफाइड पार्टनर हैं। देन जुबेरिया फरीद हैं जो कि एथलीट हैं। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ शुमाइला इरम होंगी जी, रीजनल स्पोर्ट्स मैनेजर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। देन वी हैव ईमान उमर फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो, ईमान आमिर सॉरी, यूनिफाइड पार्टनर हैं। देन फायजा कमर हैं जो कि एथलीट हैं। आप सबको हम फॉर्मली वेलकम करते हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आप सब आज आप हमारे शो का हिस्सा बने। And I think we missed Juveria. Yes. Thank you very much all of you. I missed Juveria. I'm so sorry Juveria. तो बहुत शुक्रिया। वो आपने कहा इतने ज्यादा कलर्स हमने ऑन स्क्रीन नहीं देखे, इतना ज्यादा टैलेंट भी एक टाइम पे ऑन स्क्रीन हमने नहीं देखा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ मिलके, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सरवत, सबसे पहले हम अगर आपसे शुरू करें और आपसे ये पूछे कि इस प्रोग्राम से जुड़ के, इन गेम्स के साथ और इन लोगों के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? चूंकि यूजुअली शोबिस लाइफ तो चलती रहती है, फेम गेम भी चलती रहती है, बट ये एक ऐसा काम है प्रोफेशनली हम अगर इसको देखें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉज भी है। आप जैसे फेसेस के साथ जुड़ना बड़ा मैटर करता है ऐसी चीजों से। हाउ डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑल दिस? I feel absolutely frantic and I think कि पाकिस्तान में इतना अमेजिंग टैलेंट है हमारी, चाहे स्पोर्ट्स ले लें, आर्ट्स ले लें, एंटरटेनमेंट ले लें,
हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी काफ़ी सितारे डिफरेंट कॉजेज़ से जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स के एम्बेसडर बने हुए 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में आप यकीन करें, इन कंपैरिजन टू माय 20 इयर्स ऑफ एक्टिंग करियर एंड माय 8 इयर्स ऑफ एम्बेसडरशिप, ये मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना रिवॉर्डिंग है और मेरे लिए इतना अमेजिंग लर्निंग प्रोसेस है जो मैं इन बच्चों से मिल के सीखती हूँ। और मुझे जिस तरह की हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई होती है इनको देख के, सो इट्स एन एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और मैं तो ये अपने अवाम से और देखने वालों से भी कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप डोनेशंस करें या कोई फैसिलिटेट करें मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, आप आके हमारे साथ टाइम स्पेंड करें और इन बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करेंगे आपको वो विल, आपकी स्ट्रेंथ, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। डेफिनेटली ज़बरदस्त सरवत, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको कि आपका जुड़ना आपके लिए कितना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोगों के लिए होगा जो इसका हिस्सा हुए हैं और डेफिनेटली आगे भी होने वाले। फरखंदा जबीमी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, ये कि नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम की। इनको फरखंदा हम आपसे भी जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, जैसे सरवत ने भी बताया कि इन लोगों के साथ जुड़ना और अब इनकी स्पोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह से इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन आपका ये जो प्रोग्राम है या जिस तरह से आप लोग इतने सालों से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को हमारे एक्सप्लेन करें और आप किस तरह से लोगों को लेके जाते हैं और वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो टेल अस अबाउट दैट एज वेल। हम लोग स्पेशल एथलीट्स को और ईयर अराउंड इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, इनको फिर हम लोग असिस्ट कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो इनका एक पूरा एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस होता है जिसमें स्पोर्ट्स और इनकी बाकी चीज़ें भी बाकी एरियाज भी टच हो रहे होते हैं। और डेफिनेटली मैं जब से कनेक्टेड रही हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो इनका जो भी वर्ल्ड गेम से रिलेटेड इससे पहले जो भी इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है बहुत ग्रास रूट्स लेवल से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर दे कीप एडवांसिंग टू फर्दर लेवल। तो ये जो है जिस तरह नॉर्मल ओलंपिक्स में होता है, ये भी उसी तरह की ही साइकिल है, बट कंपैरेटिवली इट्स मोर डिटेल। इसमें हम लोग उनकी पर्सनैलिटी और उनके डिफरेंट एरियाज को जो है इम्प्रूव काम कर रहे होते हैं और उनके पीछे जो हमारी पूरी एक फुल फ्लेज वर्क फोर्स है, स्पेशली कोचेज, स्टाफ, फिर जिस स्कूल से ये बिलोंग करते हैं, सो दे ऑल हैव देयर वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और सबके बाद मिलके एक एथलीट डेवलप होता है जिसको फिर हम लोग एक वर्ल्ड गेम्स के स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद फिर जो है इनका जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जर्नी फॉर देम एंड फॉर कोचेस एंड फॉर अस एज वेल। तो फरखंदा, चूंकि हम तो टेक्निकली बहुत सी चीज़ों को नहीं समझते, इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए कि आप हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि जो इस वक्त पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, इनकी कैटेगरीज को लेकर या ये किस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर परफॉर्म करने जा रहे हैं, प्ले करने जा रहे हैं, आप ही ज़रा थोड़ा समय बता दें ताकि उसके मुताबिक फिर हम आगे कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकें। थोड़ी हेल्प कर दें हमें आप। अभी हमारे साथ जो है 4 एथलीट्स मौजूद हैं जो हमारे स्पेशल एथलीट्स हैं, वी कॉल देम एथलीट्स। और इनके सारे जो मेन स्ट्रीम एथलीट्स भी हैं जिनको वी कॉल यूनिफाइड पार्टनर्स। तो यहाँ पे हमारे साथ जो अब्दुल हक हैं, ही इज एन एथलीट एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग एज अ गोलकीपर इन यूनिफाइड फुटसल टीम। देन इन्हीं के साथ इन्हीं के स्पोर्ट्स के पार्टनर बैठे हुए हैं, सलीम बाबर, ही इज ऑल्सो इन दे आर बोथ टीममेट्स। देन वी हैव जवेरिया फरीद, शी इज बास्केटबॉल एथलीट एंड उसी के साथ इसकी पार्टनर हैं हानिया, शी इज यूनिफाइड पार्टनर ऑफ बास्केटबॉल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्पोर्ट्स मौजूद हैं और इसमें हम लोग ना सिर्फ स्पेशल एथलीट्स खेल रहे होते हैं, मेन स्ट्रीम एथलीट्स जिनको हम यूनिफाइड पार्टनर्स कहते हैं वो भी एज अ टीममेट इनके साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो वी हैव 2 एथलीट्स एंड 2 यूनिफाइड पार्टनर्स टुडे। जबरदस्त। ठीक है, अभी से हम इस्लामाबाद स्टूडियो का भी रुख करते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास लोग हैं। हमारे पास वहाँ पे एक एथलीट हैं, एक यूनिफाइड पार्टनर हैं, देन वी हैव रीजनल स्पोर्ट्स मैनेजर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान, शुमाइला इरम साहिबा
साहिबा, आपसे हम आगाज़ करते हैं। आपके साथ भी यूनिफाइड एक पार्टनर मौजूद हैं, देन वी हैव एन एथलीट एज वेल। आप ज़रा थोड़ा सा आइएगा रीजनल सतह के ऊपर, जिस तरह से अभी हमें एक्सप्लेन करी थी फरखंदा, आप लोग किस तरह से वर्क करते हैं और आप लोगों की यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं कि आपको न इन एथलीट्स को इनके पार्टनर्स के साथ वर्ल्ड गेम्स के लिए एक तैयारी कराना, और किस तरह से ये सारा प्रोसेस आप लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आप दोनों मेज़बानों का और इस चैनल का कि उन्होंने इस एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को भी जो है वो एड्रेस किया, और जो इतनी स्ट्रगल है इन वर्ल्ड गेम्स के पीछे उसके पे बात करने का मौका दिया कि हम बात कर सकें। अब तक वो जितनी एफर्ट्स हैं, ये छोटी जर्नी नहीं है, इसके पीछे सालों लगते हैं एक ओलंपियन को रेडी करने के लिए। और जहाँ तक आपने पूछा कि जो किस तरीके से इनकी तैयारी होती है, तो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह फरखंदा ने बताया, पहले लोकल गेम्स होती हैं, फिर स्कूल गेम्स होती हैं, फिर सिटी गेम्स होती हैं, फिर रीजनल गेम्स होती हैं, उसके बाद जाके नेशनल गेम्स होती हैं, और उसके बाद 7 से 8 हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, जिसमें ये एथलीट्स जो हैं वो और पॉलिश होते हैं, ग्रूम होते हैं, लाइफ स्किल्स पे काम करते हैं, और उसके बाद ये पाकिस्तान को जो है किसी भी मुल्क में जहाँ वर्ल्ड गेम्स हो रही होती हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह अभी हम स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स जो हैं जर्मनी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान जो है वो 11 डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है, और उसमें जितनी भी टीम स्पोर्ट्स हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो यूनिफाइड जो कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये कौन-कौन सी स्पोर्ट्स कैटेगरीज हैं अगर आप हमें बताएं? इट्स अ लॉन्ग अगेन एफर्ट कि हमने सोसाइटी के अंदर इनको एक्सेप्टेंस दिलवानी है, इनको मौके प्रोवाइड करने हैं, और वो कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बगैर, उनको शामिल किए बगैर नहीं हो सकता। और यही स्पेशल ओलंपिक्स की मूवमेंट है कि अब हमने मेन स्ट्रीम सोसाइटी को, जिसमें जो एज ग्रुप है भी हमारे साथ बैठा हुआ है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, इनको इस तरीके से हमने तैयार किया है, इनके साथ ट्रेनिंग्स में, इनके साथ ग्रूमिंग्स में। अभी ट्रेनिंग कैंप एक इस्लामाबाद में भी लगा हुआ है, उसमें ये इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली एक पीयर बडी का रोल भी प्ले कर रहे हैं एज अ यूनिफाइड पार्टनर। ये उनके मेंटर्स भी हैं। तो अगेन इट्स एंड आई बिलीव कि न सिर्फ इन लोगों को उनके साथ रह के सीखने का मौका मिलता होगा, बल्कि उन लोगों को इन लोग रह के भी डिफरेंट स्किल्स सीखने का मौका मिलता होगा, बिकॉज इन लोगों के अंदर एज वी कॉल देम डिफरेंटली एबल, तो दे गॉट डिफरेंट एबिलिटीज जो कि मे बी यूजुअली आम देखने में हमें नहीं मिलती हैं। आपके साथ चूंकि ईमान बैठी हैं, जरा थोड़ा सा प्लेयर्स की जानिब हम रुख करते हैं, पार्टनर्स की जानिब हम रुख करते हैं, उनसे जरा बात करते हैं। ईमान, कैसा लग रहा है आपको? आप ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान का ग्रीन ब्लेजर पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, कैसी फीलिंग है? एक बहुत बड़ा ऑनर है, एंड ये बहुत खुशी की बात है कि ऑब्वियसली जो पूरा प्रोसेस था उसमें काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी मेहनत फ़ाइज़ा के साथ की है, अपने ऊपर इतना काम किया है ताकि इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत के आ सके। एंड बहुत फ़ख्र की बात है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स कि मुझे उनके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सकूँ। डेफिनेटली ईमान, आप लोगों से बात करके हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वी फील ऑनर्ड कि हमें ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और आप लोगों के जर्नीज़ को जान सकें। फ़ाइज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। फ़ाइज़ा बड़ी चुप बैठी हैं, हमने सोचा फ़ाइज़ा से भी पूछते हैं। फ़ाइज़ा, आप कितनी एक्साइटेड हैं? आपको कैसा लग रहा है? आप जाने वाली हैं बर्लिन के अंदर, ये कंपटीशन होने वाला है, गेम्स होने वाली है, सो टेल अस अबाउट योर एक्साइटमेंट। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्लाह मियां मुझे कामयाब करें और मैं आगे बढ़ के अपनी मुल्क का नाम रोशन करूं। कितनी ट्रेनिंग की है, कितनी प्रैक्टिस की, आपको लगता है कि आप कर पाएंगी ये? फ़ाइज़ा कितनी ट्रेनिंग की है, कितनी देर ट्रेनिंग की है, कितनी प्रैक्टिस की है? मैंने रवा में की थी, सर के साथ टेबल टेनिस खेलती रही हैं, फिर उसके बाद आपके के साथ खेला है, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं जर्मन जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। ज़बरदस्त, आप करेंगी रोशन इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि आप सब करेंगे। अच्छा जी, मैंने पहले जवेरिया को मिस किया था, मैं माजरत के साथ, लेकिन मैं अब्दुल हक को अब मिस नहीं करने वाली। अब्दुल हक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हम उनसे बात करने से पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एथलीट्स, हमारे पार्टनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते रहेंगे और आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
बैक टू एक्सप्रेसो। जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एथलीट्स भी हैं, पार्टनर्स भी हैं। वी टॉकिंग अबाउट स्पेशल ओलंपिक्स जो कि बर्लिन जर्मनी में होने जा रही है और पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा दस्ता उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी मेजर रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ भी। सरवत गिलानी एज ब्रांड एम्बेसडर हैज आल्सो ग्रेस दिस सेगमेंट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अब्दुल हक, चूंकि हम इससे पहले जब ब्रेक पे जा रहे थे तो एज अरमला सेट कि आपसे हम बात करेंगे। एक तो मुझे बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ पे फीमेल डोमिनेंस है थोड़ी प्लेयर्स के अंदर, यूजुअली चांसेस नहीं मिलते हैं या हम अंडर एस्टिमेट करते हैं फीमेल्स को कि वो शायद विमेन स्पोर्ट्स के अंदर इतना आगे नहीं आ सकती हैं। तो एक तो ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। आप बीइंग एथलीट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, एक तो फीलिंग कैसी है, दूसरा ये तैयारी कैसी है और क्या नजरें गोल्ड मेडल पे हैं? हक अब्दुल हक, कैन यू हियर अस? हाँ, मैं गोलकीपर हूँ, मैं जर्मनी जा पाकिस्तान का हाँ मैं सर करूँगा। मेरा बिल्कुल पहली बार जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे अब्दुल हक। आप तैयारी पूरी है आपकी? हाँ जी, मैं ना गोलकीपर की फील्डिंग करते हुए जाना, गोलकीपर की फील्डिंग करते हुए फुटबॉल की ट्रेनिंग करते हुए जबरदस्त फुटबॉल की। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है अब्दुल हक, आप हमारे साथ आए और हम आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे कि आप जीतें और आपने जितनी तैयारी की है आप उसके मुताबिक जीत कर आए। गोलकीपर है अब्दुल हक और सब से बहुत डरते हैं बिकॉज ये बड़े तबाही किस्म के गोलकीपर है। ओह वाओ, डोंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ अब्दुल हक। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अब्दुल हक, मेसी या रोनाल्डो, हु डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ, मेसी या रोनाल्डो? ओके, रोनाल्डो क्लब है ये इनका। राइट, सलीम बाबर भी आपके साथ है। बाबर, हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ सर। दैट्स ग्रेट। बाबर, एक तो अपनी गेम के हवाले से थोड़ा समय बताइए, आपकी रिप्रेजेंटेशन किस गेम के अंदर है और आप क्या फोर्सी कर रहे हैं आने वाले ओलंपिक्स में? जी सर, मैं एज अ फुटबॉल प्लेयर खेल रहा हूँ स्पेशली पाकिस्तान में और मेरी जो पोजीशन है वो मिडफील्ड है। Okay. और जो हमारी टीम है वो कंबाइंड है एज यूनिफाइड पार्टनर प्लस स्पेशल एथलीट्स। तो मुझे बहुत खुशी फील हो रही है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। बचपन से ख्वाहिश थी कि ग्रीन जर्सी पहन के वर्ल्ड स्टेज में पार्टिसिपेट करूं। क्या बात है। और आपकी देखिए अल्लाह ताला से आपने मांगी होगी दुआ, कोई किसी अच्छे टाइम के ऊपर अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली और आप ग्रीन जर्सी पहन के रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जवेरिया, आप मेरे से नाराज तो नहीं है, मैं आपका नाम लेना भूल गई थी? ठीक है। तो जवेरिया, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है भाई? अब तो माशाल्लाह आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं इनफैक्ट और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। फैमिली कैसे देख रही है? फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट है? सारे एक्साइटेड है ना? चलें, हम सब चेयर करेंगे भाई आपकी गेम्स जो भी होंगी। अच्छा सरवत, चूंकि आपने अभी चूंकि प्लेयर्स के बारे में बताया, मुझे लगता है कि इतना अरसा गुजारने के बाद ऐसा लगता है कि आप बड़ा डीपली कनेक्ट करते हैं प्लेयर्स के साथ। तो आप इन डिफरेंटली एबल प्लेयर्स को किस हद तक मुख्तलिफ समझती हैं? ज़्यादा स्किल्ड समझती हैं या इनकी जो मेंटल अप्रोच है वो ज़्यादा फोकस समझती हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स? आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, आप सोच नहीं सकते कि आपकी मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी और इनकी ऑब्जर्वेशन यहाँ है। हमारा स्किल, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा फोकस यहाँ है, तो इनका फोकस, स्ट्रेंथ और विल पावर यहाँ है। दे आर वे बियॉन्ड। आई थिंक जो इनको कहा जाता है कि ये डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो वाकई डिफरेंटली एबल्ड हैं। हम इनके डिफरेंस को कैच नहीं कर सकते। एज नॉर्मल आपके और मेरे तरह ऑर्डिनरी हैं। इनको स्पेशल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इनमें स्पेशल एबिलिटीज हैं। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट दे हैव। एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है और एक विल की स्ट्रेंथ होती है। इनमें ये तीनों स्ट्रेंथ भरपूर तरीके से मौजूद हैं। तो चाहे वो अगर फिजिकली अगर अपने आप को फील करते हैं कि हम लैग करते हैं, तो उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए वो डबल मेहनत भी करते हैं। इन सब एथलीट्स की जो ट्रेनिंग है
वो 4 साल से हो रही है। पिछले वर्ल्ड गेम्स अबू धाबी में जो हुए थे वो 4 साल पहले हुए थे। सो एवरी 4 years दे आर ट्रेनिंग, और इनकी ट्रेनिंग कभी कभी दिन में 2-3 दफा भी होती है जब कैंप्स लगते हैं। तो इनका विल और इनकी स्ट्रेंथ आप और मैं नहीं मैच कर सकते। वो तो ये आगे निकल जाएंगे, हम पीछे भागते रहेंगे। वो तो हम देख सकते हैं जितने ये एंथुसियास्टिक हैं और जितने ये एक्साइटेड हैं कि हमने जाना है, जीतना है, मेडल्स लेने हैं। अच्छा सरवत, अब एज एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली आप खुद भी बहुत चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती होंगी, सेंसिटिव भी होता है एक आर्टिस्ट, उसको समझ आती है। आप इन लोगों के इर्द गिर्द रहती हैं, इनकी बड़ी मुख्तलिफ स्टोरीज होती हैं, ऑब्वियसली कुछ बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, समटाइम्स कुछ बहुत डिसअपॉइंटिंग भी होती है, और हमारे माशरे में इन डिफरेंटली एबल लोगों के लिए अब जाकर कहीं एक्सेप्टेबिलिटी का एक फैक्टर आया है या इनकी रिप्रेजेंटेशन को बेहतर हुआ है। सो हाउ डू यू सी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी के अंदर इनकी एक्सेप्टेंस हो या डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन होना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये काम तो मैडम रौनक लखानी और उनकी फैमिली, उनकी टीम पिछले 30 साल से कर रही है। बट ऑब्वियसली एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जिसमें टाइम लगता है। हमारे माशरे में जैसे आपने कहा कि इन बच्चों के लिए रिकग्निशन कम है, अवेयरनेस कम है, एक्सेप्टेंस कम है, एंड थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए ये अपनी लाइफ को चेंज करें, इस कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो, और इससे हमें देख के, इन बच्चों को देख के और फैमिलीज आएँ और वो अपने घरों से बच्चों को निकालें और उनमें वो एबिलिटी देख सके जो मैम रौनक लखानी इन बच्चों में देखती हैं, और आज उनकी जिंदगियां चेंज हुई हैं। सो आई फील दैट मुझे इनसे जितनी स्ट्रेंथ मिलती है, एंड आई थिंक हानिया भी ये अग्री करेंगी कि शी इज अ मेन स्ट्रीम यूनिफाइड पार्टनर, लेकिन इनको जो स्ट्रेंथ मिलती है जब ये लोग इंटरैक्ट करते हैं, जब ये लोग खेलें, जब ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं, तो इनकी जिंदगियों में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सो दीज किड्स आर इन्फ्लुएंसर्स। मैं तो इनको इन्फ्लुएंसर्स इसलिए कहती हूँ बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में एक फ्रैगमेंट को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन उसका जो स्पेक्ट्रम है और जिस स्पेक्ट्रम पे जाके ये ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन अपनी करते हैं, अपने पाकिस्तान की करते हैं, अपनी फैमिलीज, अपने गांव, जहाँ जहाँ इलाकों से आए हुए होते हैं, उनकी जब वो वापस आते हैं मेडल्स लेके, तो आप यकीन माने वो गांव इनके नाम से या उनका शहर उनके नाम से पहचाना जाता है, उनकी फैमिलीज इनके नाम से पहचानी जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव चेंज हो सोसाइटी में। जिन लोगों को हम समझते हैं कि वो डिसेबल्ड है, वो एक्चुअली डिफरेंटली एबल्ड हैं, और आपसे और मेरे से ज्यादा ही डिफरेंट है और बहुत आगे है। सो एक्चुअली वी नीड टू कैच अप। और इंटरनेशनली आप देखते हैं कि जहाँ डिफरेंटली एबल्ड उनके लोगों को कितनी सपोर्ट दी जाती है, और उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट्स भी करती हैं। इस दफा भी सिंध गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है, और भी बहुत सारी एजेंसीज या कॉर्पोरेशंस या हमारे कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स जो हैं, इन लोगों ने साथ दिया है, तो हम यहाँ खड़े हैं। राइट, तो इसी तरह ये कतरा कतरा बन के बड़ा हो जाए दरिया, तो और ही क्या। बिल्कुल ठीक है। हानिया बहुत देर से चूंकि खामोश है, आपने कहा मेन स्ट्रीम हमारी पार्टनर है, हम इनसे बात करेंगे, हमने एक ब्रेक पे जाना, और वापस आके हम जरूर ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं माय डियर एथलीट्स एंड पार्टनर्स, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में भी हम जानना चाहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि ये यहाँ तक कैसे हुआ। हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा लिंक करते हैं। कीप वॉचिंग। एक्सप्रेसो स्पेशल ओलंपिक्स के हवाले से हम बात करें, और उसके लिए हमारे एथलीट्स हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, इसके साथ साथ हमारे यूनिफाइड पार्टनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हानिया बहुत देर से चुप थी, तो हम हानिया से हम सवाल करेंगे। हानिया, जैसे अभी सरवत ने भी मेंशन किया, आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जब आप इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इनके साथ एक ग्राउंड शेयर करते हैं, खेलते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर उनकी ज़िंदगी में आपके प्रेजेंस से कुछ इम्पैक्ट आता है, तो आप भी उनसे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आए, या आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की जो आपने पहले नहीं की थी?
highly agree with Sarvat, ma'am. She said that हम इतने लोगों में especially इन लोगों के साथ we get up, हमारे अभी तक camps हैं, we are still in camp, we wake up with them, we go to training with them. इनसे there's never a dull day with them. They're always happy. अब जब हम ट्रेनिंग से आते हैं इतने थके हारे, और इन लोगों को जब हम खुशी देखते हैं, like हमने ट्रेनिंग की, हमने ये स्कोर किया, ऑटोमेटिकली like इतनी खुशी होती है कि it's an honor just being in the presence with them. When I got to know about SOP and when I got to know about World Games, I'm like, मैं इन लोगों को like, you know, I'm going to make a big impact, but that never happened. They made a huge impact on my life. SOP में आकर, it's like इन लोगों के साथ Javeria, she's a basketball player with me. इनके साथ when I go to practice, she is always willing to play a match. After our drills, I'm like, चलो rest ले लेते हैं सर जी, like 5 मिनट का rest. नहीं अभी हम मैच खेलते हैं, अभी हम वो. And it's extremely mesmerizing कि इनको देख के इतनी, honestly it's like there's no words. I can't comprehend the feeling. It's extremely grateful and I'm honored actually. That's really great. अच्छा, इस्लामाबाद, ईमान, आप अगर पा रही हैं, ईमान आमिर, मैं चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा इस बात पे गौर कर लें या देख लें कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है. एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर इस स्किल को सामने लेकर आती है जब माशरा मुसलसल आपकी सलाहियतों के ऊपर सवाल उठा रहा है, एक आम तौर पे आम ज़िंदगी गुजारने को लेकर भी, लेकिन आप न सिर्फ एक आम ज़िंदगी गुजारते हो, मैं स्पेशल एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, बल्कि आप एक चैलेंज लेते हुए कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हो और फिर उसको नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे करने की कोशिश करते हो. तो बेसिकली वो इंस्पिरेशनल फोर्स क्या है पीछे जो लेकर चलती है, आप इस बारे में हमें कुछ बता पाए अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक. Of course, for athletes, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, जो कि उन पे ये भरोसा करते हैं कि अच्छा हाँ हमारा बच्चा ये चीज़ कर सकता है, उसमें ये सलाहियत है. एंड उससे भी ज़्यादा आई थिंक क्रेडिट जाता है स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान को, हु टेक द इनिशिएटिव, लाइक मैम रौनक. आई सीन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन, वो जिस तरह से उनका सिस्टम है, इट इज़ सो यू नो इतना इंस्पायरिंग है, क्योंकि द पीपल एट द टॉप वो खुद इतना इन्वॉल्व होते हैं. इट रियली स्पीक्स हाईली अबाउट कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है एंड हाउ वेल रन इट इज़. तो आई फील लाइक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली फिर एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि अच्छा हाँ वी कैन ट्रस्ट यू विद आवर चाइल्ड एंड वी ट्रस्ट यू कि अच्छा आप हमारे यू नो उनकी ग्रूमिंग करेंगे, उनको अच्छा खिलाएंगे, कि आप उनको अब फॉर एग्जांपल अभी जर्मनी लेके जाएंगे ताकि वो हमारा नाम रोशन करें, वो हमें रिप्रेजेंट करें. They feel like it really starts at the bottom and it starts with the community. तो अगर अब जैसे for example it's a great initiative कि हम लोग मेन स्ट्रीम स्कूल्स को अब इन्वॉल्व करें, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी उसी तरह एक्सेप्टेंस बढ़ेगी एंड उसी तरह इंक्लूजन का नोशन वुड स्प्रेड मोर एंड दैट्स व्हाट्स नीडेड एट दिस पॉइंट, ताकि इट्स मोर ईजियर फॉर पीपल टू कम आउट एंड एक्सेप्ट कि उनके बच्चे लाइक उनका चाइल्ड इज डिफरेंटली एबल्ड. एंड आई जस्ट फील लाइक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. तो ये सब कुछ इतना सीरियस ही चलता है. ये मेरा सवाल सबसे है, इसमें कोई फन फैक्टर भी आता है कहीं पे, कोई हंसी मजाक मुस्कुराहट? सबसे फनी कौन है इनमें से? अगर मैं सरवत आपसे पूछूं या आपसे पूछूं, फरखंदा भी हैं, सो आप इनमें से कोई ऐसा यू नो प्लेयर होने के साथ साथ फनी कैरेक्टर्स भी होते हैं ना? और मतलब जैसे आपने कहा कि सीरियस नहीं होता है, इनके साथ भी बहुत जब आप टाइम स्पेंड करें तो हर एथलीट हर पार्टनर अपना एक अलग चार्मिंग साइड शो करता है. तो इसमें अब अब्दुल हक जैसे मैं कह दूं कि ये वैसे तो ही इज वेरी क्वाइट राइट नाउ बट ही इज वेरी टॉकेटिव, ही डजंट स्टॉप, सो ही इज द अब्दुल हक हम क्या सुन रहे हैं? इज इट राइट अब्दुल हक, ये बात ठीक है? हाँ अब्दुल हक हम क्या सुन रहे हैं? आप बहुत बोलते हैं लेकिन आप हमारे आगे बिल्कुल चुप हैं, क्यों? नहीं, अब्दुल्ला कह रहे नहीं, वो शायद पॉलिटिशियन की चेयर पे बैठे हैं इसलिए वो थोड़ा सा हमारे यहाँ स्टूडियोज में पॉलिटिशियंस बैठते हैं तो वो चुप हो गए. हाँ. अच्छा, अभी ईमान जिस तरह से सरवत बात करी थी पेरेंटिंग के हवाले से, और सबसे पहले अब पेरेंट्स का अपने बच्चे को इस डिफरेंटली एबल होने के साथ एक्सेप्ट करना और इस बात को मेक श्योर करना कि उनकी इंक्लूजन है वो सोसाइटी के अंदर हो या किसी भी फील्ड के अंदर हो,
ये चीज़ें घर से स्टार्ट होती हैं, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड देन उनका अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना, किसी और को लेके अपने बच्चे को उसके हवाले करना, ये सब चीज़ें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पेरेंट्स के रोल के हवाले से आप क्या कहेंगी? सरवत, आप सुन पा रही हैं? जी आपसे सवाल है। नो आई फील यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट स्पेशल ओलंपिक्स इज कि वो सिर्फ एक एथलीट को साथ उनकी पर्सनालिटी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किस तरह उनकी ग्रूमिंग हो रही है, चाहे उनकी पूरा प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, सिर्फ वो ही नहीं देख रहा बल्कि पूरी फैमिली को एलिवेट कर रहा है। तो जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चे के साथ, एंड आप यकीन माने हमारे पास इतने पेरेंट्स हैं जो आके खुद हेल्प करना चाहते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो हमारे डिफरेंट ऑफिशियल एरियाज में, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, रिसर्च हो, हेल्थ के हमारी डिफरेंट कैंप्स लगते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कॉज को लेके। और इस कॉज की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट कॉज। सो जितनी ऑनेस्टी और जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस कॉज को लेके आगे चलती हैं मिस रौनक, आपका दिल चाहता है कि आप इस कॉज के लिए कुछ करें। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे सादिया जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं कराची की, उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया कि एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू हम कराना चाह रहे हैं आपसे अपनी मैगजीन के लिए। आप यकीन माने जब मैं वहाँ गई मुझे इतना अच्छा लगा। वो दिन है और आज का दिन है, 8 साल हो गए मैं इस कॉज से जुड़ी हुई हूँ, बिकॉज आई सॉ के इस कॉज में हर कोई इन्वॉल्व है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, मदर भी इन्वॉल्व है। सॉरी टू कट यू, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया हो, जो आपको इस जानिब इससे ज्यादा जोड़ दिया हो, जिसने आपको हमारे साथ कुछ शेयर कर पाए? वक्त कम है लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ शेयर कर पाए आप। हाँ, हमारे पास 2 इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक तो मैं चाहूंगी हमारे साथ बैठे हुए एथलीट खुद अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करें कि इन्होंने अपने हर्डल्स को किस तरह ओवरकम किया है और आज यहाँ बैठे हुए हैं। जल्दी से बताएंगे। जी, मैं पहले बिल्कुल सही था, नॉर्मल एक बच्चे की तरह था। तो 2010 में इलेक्ट्रिक शॉक लगा हाई वोल्टेज का, 11,000 वोल्ट का। तो इसलिए इस वजह से मेरा राइट हैंड कट ऑफ करना पड़ा क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से। देन कुछ सालों बाद मुझे एसओपी के बारे में पता चला 2015 में ओलंपिक्स के बारे में कि ये एक स्पोर्टिंग इवेंट कराता है, हर 4 साल में पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड गेम्स में। तो इस तरह मैं एसओपी में आया और शुरू में काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि फुटबॉल खेलता नहीं था शुरू में। तो फिर स्पेशल एथलीट के साथ शुरू में आई थॉट कि ये नॉर्मल ओलंपिक्स है। देन नहीं, मुझे पता स्पेशल एथलीट्स भी होते हैं, तो उनके साथ काफ़ी घुल मिल के इनके साथ रह के कैंप्स अटेंड करने के बाद काफ़ी बहुत अच्छा महसूस हुआ इनके साथ रह के। That's really amazing। इनकी बेहतरीन बात ये है कि आपको इनका स्पिरिट लो कभी नहीं मिलेगा। यू नो, इवन इफ ही डजंट हैव एन आर्म, दैट डज नॉट मीन कि वो डिफरेंट अपने आप को समझते हैं। वो अभी भी एक उनके अंदर हमारे नजरिए में वो एक कंप्लीट इंसान है। इसी तरह हमारे पास एक स्टोरी है सना की, जो इंटीरियर सिंध में चेन्ड होती थी चारपाई से, बिकॉज वो बहुत तेज भी थी, तो उनके घर वाले उनको चेन कर देते थे। और जब हमारी टीम एसओपी की टीम उनके पास गई, उन्होंने कहा कि जी इनको रिहा करें, इनको रिलीज करें, और ये तो इतना अच्छा भागती है। एंड विद ट्रेनिंग, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग होती रही। सना हमारे साथ वर्ल्ड गेम्स अबू धाबी में गई एंड सना वन सिल्वर मेडल। शी वन अ सिल्वर मेडल। लाइक आप इमेजिन करें कि वो उस गांव से वो बच्ची जब वर्ल्ड गेम्स पे गई तो वो स्प्रिंटर और वो मेडल लेकर आ रही है। तो इस तरह की इतनी अमेजिंग नहीं, हमें खुद भी कम से कम इन वाकयात की प्रोजेक्शन भी सरवत इतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब आपको एक बात पता है, आपने अब नाजरीन के साथ शेयर की, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद ऐसे बच्चे हों
जो उनको बजाय लगता हो कि ये तो अब नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा सना की तरह स्किल हो कि वो इंटरनेशनली जाके हमें रिप्रेजेंट कर पाएँ। टाइम चूँकि कम है फरखंदा, मैं जो हमारा स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग का इन बच्चों की, उसके हवाले से चूँकि इंटरनेशनली तो बड़ा एक्नॉलेज किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, लॉज इम्प्लीमेंटेशन भी है, पाकिस्तान थोड़ा सफ़र करता है, बल्कि काफ़ी सफ़र करता है, और हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी हम थोड़ा लैक करते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर के हवाले से हमें क्या कहना चाहते हो, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और इसमें कितनी इंप्रूवमेंट मजीद होनी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी और सोसाइटी के लेवल के ऊपर भी? बिल्कुल, स्ट्रक्चरली इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट्स गुड कि हम अगर हम कुछ सालों पहले कंपैरिजन करें तो सिचुएशन बेहतर होती जा रही है, बट स्टिल एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन को देखकर पूरा सेटअप किया गया है। तो अब उसमें अब जो भी अब स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल एथलीट्स का है तो उसका थोड़ा सा एक पार्ट वो इग्नोर है, एक सेग्रीगेशन है सोसाइटी में, जिसकी वजह से उतना ये उस तरह इसको नहीं लिया जा रहा होता पॉलिसी मेकिंग में, या दूसरे हमारे जो भी गवर्नमेंटल या इवन प्राइवेट सेक्टर में भी इनिशिएटिव्स होते हैं। तो इसीलिए जो है ये जो मूवमेंट है स्पेशल ओलंपिक्स की, इसका मेन कॉज यही है कि थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू पार्टनरशिप्स एंड थ्रू डिफरेंट डायलॉग्स, डिफरेंट एडवोकेसी वी कैन ब्रिज दिस गैप। इसमें हर स्टेक होल्डर का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। इसमें स्कूल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक्स की बात की जाए तो जैसे इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो ट्रेनिंग में इनके जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं या उनका स्केड्यूलिंग होती है, दीज आर ऑल ऑपरेशनल मैटर्स जो कि कभी कभार इफेक्ट कर रहे होते हैं इनकी ट्रेनिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज पे हो रही होती है। बट ये है कि इसमें वी आर ग्लैड कि हमारे पास इस साल बहुत ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स पार्टनर्स और वेन्यू पार्टनर्स ऑन बोर्ड आए हैं जिन्होंने एक ग्रांटेड बेसिस पे हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड की है। बट अगेन ओवरऑल देखा जाए तो जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वेन्यूज के अलावा कोचिंग एक्सपर्टीज, यानी सब स्टेक होल्डर्स को अपना रोल प्ले करना होगा, तभी हम इनको एक सोसाइटी के जो कह लें इंपॉर्टेंट रोल के तौर के ऊपर, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर के ऊपर इनको कंसिडर कर सकते हैं, इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। शुमाइला, इन द एंड यही सवाल हम कुछ आपसे करना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि पॉलिसी मेकिंग हो या उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, हर एक का रोल इसमें कितना इम्पोर्टेंट है इनको एक साथ जो कह लें धारे के अंदर लाने के लिए? देखिए, अभी भी जिस तरह फरखंदा ने बताया हालात चेंज हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश अभी भी मौजूद है कि और रवैयों को बेहतर किया जाए। हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स में जिस तरीके से हम डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं, अभी जिस तरह एथलीट्स की ग्रूमिंग पे काम हो रहा है, बेसिकली उनकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर काम हो रहा है कि वो इंडिपेंडेंट ना रहें, और सोसाइटी के ऊपर ये फिर जिम्मेदारी आती है कि अभी भी इनके सर्टिफिकेट्स पे लिखा जाता है दे आर नॉट फिट फॉर जॉब। तो ये बेसिकली सारी मूवमेंट है इसी एक जुमले को ख़त्म करने के लिए कि अगर ये पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आ सकते हैं, दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान में रह के भी कोई भी काम कर सकते हैं, नो डाउट। और दूसरी बात, एक चीज जो मुझे बड़ा डीपली एहसास हो रहा है अब, चूंकि हम भी यूजुअली इतने मौजूआत पे बात करते हैं, एज सरवत मेंशन्ड अगेन एंड अगेन रौनक साहिबा के हवाले से, तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज को उस जानिब डाइवर्ट करते हैं जिससे वो एक कॉज को साथ लेकर चल रहे होते हैं, और जिसका शायद पर्सनली कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको हो नहीं रहा होता है, लेकिन सोशली आप एक बहुत बड़ी ऐसी वॉल बिल्ड कर रहे होते हैं जिससे आने वाले वक्त के अंदर माशरे को बड़ा फायदा हो सकता है इसके लिए। सो आई थिंक तमाम जितनी भी टीम एफर्ट है वो बड़ा अप्रिशिएट करने के काबिल है। सरवत, इन लास्ट 30 सेकंड्स आप कुछ भी कंक्लूड करना चाहें, थैंकिंग ऑल द गेस्ट जबरदस्त किस्म के जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ भी कहना चाहें? हमारे साथ बात नहीं की, इन द एंड हमें ये दुख हुआ है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि जाते जाते हम सरवत से मैसेज लें, देन अब्दुल हक भी हमें को मैसेज दें पे। अब्दुल हक जो है वो जब मेडल लेकर आएंगे ना तो हम दोबारा आपके चैनल पे आके अपना शो ऑफ करेंगे मेडल को, है ना अब्दुल हक? यस। देखिए, मैं इस वक्त ये कहना चाहूंगी कि पूरी वर्ल्ड में 195 प्लस कंट्रीज वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, और जब ये बच्चे उनकी कंट्री से जाते हैं वर्ल्ड गेम्स के लिए तो पीछे रहने वाले शहरी या पाकिस्तानी
से ये गुजारिश है कि आप बकअप करते रहें, आप हमारी स्टोरीज को शेयर करें, आप हमें इनकरेज करें, बिकॉज आपकी इनकरेजमेंट से हमारे बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ और आती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है। तो जब तक हमारी पाकिस्तानी अवाम हमारे लिए हूट करती रहेगी, रूट करती रहेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहूंगी कि सारे स्टार्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सब एक हो जाए इस वक्त, क्योंकि ये कॉज इतनी बेहतरीन है कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रही है ऑन अ ग्लोबल लेवल, जो कि बहुत जरूरी है पोर्ट्रे करना और देखना पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ठीक, सरवत थैंक यू सो वेरी मच। और जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं इंक्लूडिंग फरखंदा, मैं सबके नाम शायद ना मैं ले लेती हूँ, हानिया, सरवत, फरखंदा, फायजा, उसके अलावा अब्दुल हक, सलीम बाबर, ईमान एंड शमाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज एन ऑनर कि हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे, आप लोगों से बात कर रहे थे, एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग इन ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, आप जीत के आए, मेडल्स लेकर आए, और फिर हम आपको दोबारा से अपने शो पे बुलाएं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और बुनियादी तौर पे ये मकसद भी यही था, इतना ज़्यादा वक्त तकरीबन हमने पूरा ये जो हमारा दूसरा सेशन था प्रोग्राम का, हमने इसके साथ इसीलिए लगाया ताकि लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे, आप तक भी। अगर आपके पास आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि शायद वो मुआशरे का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बन सकते हैं, हो सकता है उनके अंदर वो हो जो आप में भी नहीं है, सो उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको सामने आने दें। इस पर हम बात करते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। हम आगे बढ़ते हैं और इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं कि एक तो कोई बच्चा किसी किस्म की ऐसी चैलेंज्ड कैफियत का शिकार ना हो, और इन केस अगर हो तो वालिदैन भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उसको वो सभी मौके दें जो दीगर बच्चों को मिलते हैं, और देखें कि अल्लाह ने उसके अंदर क्या टैलेंट रखा है छुपा के। इस पर हम बात करते रहेंगे। वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। यस आई गेस सो, ब्रेक लेते ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको वेलकम करते हैं। नगमा निगार, शायर, साफ़ी और अदीब रियाजुर रहमान सागर साहब की बात करना ज़रूरी है। आज उनकी 10वीं बरसी मनाई जा रही है। रियाजुर रहमान सागर 1 दिसंबर 1941 को भारतीय शहर भटिंडा में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी फैमिली मुल्तान जनूबी पंजाब शिफ्ट हुई। उन्होंने लाहौर में बतौर सहाफ़ी अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। सागर साहब की तहरीरों में एहसासात, जज्बात, मुशाहिदात और तजुर्बा सब कुछ देखने को मिलता है। ये हमने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर जिसका शुरू में भी हमने जिक्र किया था, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से है। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया मलेशिया को हराने के बाद, एंड नाउ दे आर गोइंग टू फेस इंडिया इन द फाइनल। और हमारी बेस्ट विशेस ना हो ये कैसे हो सकता है, हम बेस्ट विशेस भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम ये फाइनल जीतें इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।